कश्मीर के शोपियान में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या पर सियासत हो रही है। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी कश्मीर में हिंदुओं को, पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। कश्मीरी पंडित हो या फिर सैनिक हो, बीजेपी दोनों की ही मौत पर वोट बैंक की राजनीति करती है, ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। साथ ही वो ये कहती हैं कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों की मौत को वोट बैंक की तरह कैश कराती है। कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों से लेकर दूसरे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है। फिर चाहे वो ड्रोन और दूसरे तरीकों से हथियार भेजना हो कश्मीर में, जिनका इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाता है, लोगों को डराने की कोशिश हो, साजिश हो और बेगुनाह लोगों को टारगेटेड किलिंग के माध्यम से निशाना बनाना। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पर आरोप लगाने के लिए महबूबा मुफ्ती कश्मीरी पंडित हो या फिर दूसरे कश्मीरियों की मौत हो, उसमें वो सियासत करती हैं, उसमें उन्हें पाकिस्तान का रोल नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कह रही है कि ये नया कश्मीर है, तो फिर नए कश्मीर में ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर आतंकी हरकतों के बीच कश्मीर के लोगों को ये भरोसा कौन दिलाएगा कि ये नया कश्मीर है, बदला हुआ कश्मीर है और यहाँ विकास हो रहा है? इसी पर आज हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। बहुत डर था, सभी में बहुत डर था, क्योंकि मैं भाई से पूछती थी कि आस पड़ोस जो है मुसलमान वो क्या कह रहे हैं। क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लारा झाजम बिछाकर यहाँ पर कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी, उनको हॉस्पिटल लिया। आतंकवादी जब जहां जिसे चाहें अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में पंडितों का उत्पीड़न जारी है। सरकार के द्वारा उठाए गए सभी कदम नाकामयाब हैं। बीजेपी नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे, उनको हिफाजत देने में। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की अवाम की सुनिए। मैं नहीं लगता कि अभी माहौल यहाँ पे काम करने लायक है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे साथ पीडीपी का पक्ष रखने के लिए फारूक हिंकलाबी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपिका पुष्करनाथ हैं, अमित रैना है, कश्मीरी पंडित हैं और साथ ही आपको बता देते हैं हमारे साथ एसपी वैस साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं कश्मीर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया अभी महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। वो कह रही हैं कि बीजेपी और उसकी सरकार जो है, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से सुरक्षा देने में नाकाम रहे। देखिए, महबूबा मुफ्ती का तो इस तरह की राजनीति करने का उनको अवसर ढूंढती हो। सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद क्या घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है? तो हुआ है। उसी का कारण है कि आज जो है आतंकवादी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं और उस टारगेटेड किलिंग से भी हम घाटी को मुक्त कराएंगे। हमारा संकल्प है। जिस तरह से हमारे निर्दोष नागरिकों का नियमित हत्याकांड का कुचक्र आतंकवादी रच रहे हैं और उसका इकोसिस्टम, जिसमें महबूबा मुफ्ती स्वयं भी शामिल है, उसका इकोसिस्टम कश्मीर के हालात को पाकिस्तान के इरादे हैं उनके अनुकूल जो करना चाहते हैं, हम वैसा अब कश्मीर में होने नहीं देंगे। हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, यानी करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है और वह आतंकवाद का समूल नाश होकर रहेगा। जो आतंकवादी इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर हो
या उनके अंडरग्राउंड वर्कर हो, प्रेम शुक्ला हर जी वो किसी की ठीक है, वो शिनाख्त ये की कह जाएगी रही और हर है किसी का जो जो है टारगेटेड नाश किलिंग किया हो रही है, जाएगा। इस पर आपका क्या जवाब है सर? मैं टारगेटेड किलिंग पर ही जवाब दे रहा हूं अदिति जी। ये टारगेटेड किलिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की हताशा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, जो कल तक मास किलिंग करते थे, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों को, भारत के समर्थन में बोलने वाले नागरिकों को वहां से मास एक्सोडस करना पड़ता था। आज वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद को लूला लंगड़ा करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी समूल नाश उसका नहीं हो पाया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस तरह की टारगेटेड किलिंग का एकमेव जवाब हो सकता है। ठीक है, जल्दी से अब आप जवाब ले लीजिए। दीपिका पुष्करनाथ ये कह रहे हैं तो पाकिस्तान की बौखलाहट है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसकी बौखलाहट है, हम तो लगातार आतंक के खात्मे की तरफ काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती से मैं खुद से बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद से एक कश्मीरी पंडित हूँ, बोलना ये चाहूंगी कि भाजपा जरूर कहती है कि कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी खत्म हो गई है, कश्मीरी पंडित जो है वो प्रोटेक्टेड है। मैं बताना चाहूंगी और मैंने अक्सर आके टीवी पे हमेशा ये बोला हुआ है कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं जम्मू में इस समय धरना देते हुए कि हम लोग कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और हमें जम्मू में सेटल किया जाए। तो 4 महीने से वो कश्मीरी पंडित सड़कों पे धरना दिए हैं। भाजपा या फिर भाजपा स्पॉन्सर्ड ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन कश्मीरी पंडितों की आवाज को नहीं सुन रहे। वो कश्मीरी पंडित जो बोल रहे हैं कि कश्मीर में हमारी टारगेट क्लियर की जा रही है, भाजपा उन लोगों की आवाज नहीं सुन रहा। ठीक है, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी। ये कह रहे कश्मीरी पंडितों की आवाज ही नहीं सुनी जा रही। महबूबा मुफ्ती ये कह रहे इन पर आप इस जमात से आप वोट लेते हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करने में नाकाम रहे। नहीं, कश्मीरी पंडितों को क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो क्या महबूबा मुफ्ती जैसा श्रीगालों का जब राजनीति आतंकवादियों को पालने वाले श्रीगालों के राज्य लोग सुरक्षित हो सकते हैं, उमर अब्दुल्ला के राज्य सुरक्षित हो सकते हैं? प्रत्येक के बीच में एक दूसरे के न बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। एक दूसरे के बीच में अरे दीपिका जी जवाब ले लीजिए ना, मैं आपका सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए प्लीज। दीपिका जी सुन तो लीजिए, वापस दे नहीं इनको दीपिका जी को लग रहा है कि कश्मीरी पंडित तब सुरक्षित थे जब राजीव गांधी के जमाने में उनकी चुन चुनकर हत्या की जा रही, जो कहा जा रहा था कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर आप जो है कश्मीर घाटी छोड़ दें, तब कश्मीर सुरक्षित थे। जब राजीव गांधी के प्रोसेस से फारूक अब्दुल्ला सरकार चला रहे थे और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, तब कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे। 1990 के दशक में तब कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे जब उनके साथ पूरे देश में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडित, एक भी कश्मीरी पंडित मारा जाता है तो भारत मां भारती का एक लाल मारा जाता है। एक भी निर्दोष नागरिक कश्मीर में नहीं मारा जाए, ये हमारा संकल्प है। दीपिका पुष्करनाथ, टारगेटेड किलिंग का इस साल का जो आंकड़ा है वो भी दिखा दीजिए प्लीज। दीपिका पुष्करनाथ जल्दी से 30 सेकंड्स है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आवाज ऊंची करके आप भाजपा की नीतियों को, भाजपा की कूटनीतियों को, या फिर वो जो फेल हो गए कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट करने में कश्मीर में, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। आवाज ऊंची करके आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। आपको याद दिला दूं 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलना पड़ा तो जनता दल की सरकार क्यों निकलना पड़ा? एक सेकंड बात करने दीजिए, प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना जी। सुन लीजिए 1990 आपको याद दिला दूं जनता दल की सरकार सेंटर में थी, भारतीय जनता राजीव गांधी का पाप, अरे आप सुन लीजिए ना, हिम्मत नहीं है सुनने के लिए। फिर तो प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए ना, तो बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। मैंने आवाज, हाँ मैं मुद्दे पर आइए आप बोलेंगे, आवाज ऊंची करके बोलेंगे तो आप अच्छे नहीं साबित होंगे। 1990 में कश्मीरी ऊंची आवाज नहीं करता। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकले तो सेंटर में जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी से सपोर्टेड थी। जगमोहन साहब यहाँ पर गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के थे। मैं आपको याद दिला लूं, आज 2022 में जब कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है तो आज भी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर आपके बने लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप क्यों नहीं मानते कि
है। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला, 30 सेकेंड्स प्लीज मैम, प्लीज है। ठीक है मैम, मैंने सुना आपकी तकलीफ में समझ रही हूँ। ठीक है मैम, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं किसी भी पैनलिस्ट की ऑडियो डाउन कराने के लिए मजबूर हूँ। ये मैं आप सभी को अभी स्पष्ट कर रही हूँ। सभी पैनलिस्ट को यहाँ बोलने के लिए बुलाया है, सभी पैनलिस्ट को प्लीज। जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकेंड है सर, जवाब दे दीजिए उनका। मैं बहुत अच्छा उनका प्रश्न है। मैं दीपिका जी से पूछना चाहता हूँ 1990 के पहले किसकी सरकार थी और 1991 से लगातार किसकी सरकार थी? 1991 से लेके 2000 तक कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास क्यों नहीं किया? और दीपिका जी, आपको क्या शर्म नहीं आ रही कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार राजीव गांधी के परिजनों की आप चरण आराधना कर रही है? और तब क्या मास एक्सोडस जो हुआ था, बहन बेटियों पे जो बलात्कार हुआ था, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे यासिर मलिक को जब प्रधानमंत्री के टेबल पर बैठाया जाता था तब सफल हो रहा था नीति कश्मीर को लेकर। नहीं, आज के मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। इन्होंने क्या किया आपके हिसाब से? ये नकारा साबित हुए आपके हिसाब से? इन्होंने लेटडाउन किया सर, इसीलिए आज आप सत्ता में बैठे हैं ना सर, वो सत्ता में नहीं। अच्छा, सत्ता में आप है, ठीक है सर। अब मैं आगे आपको मंच दूंगी, आगे अब मुझे एक कमेंट लेने दीजिए सर प्लीज। अब आप कमेंट देके भाग खड़ी होंगी? नहीं, मैं भाग खड़ी नहीं होती सर, इसी सवाल के साथ वापस आऊंगी। ये कमेंट नहीं करके भाग खड़ा होना नहीं है, दूसरे पैनलिस्ट को मौका देना, भाग खड़े होना नहीं होता प्रेम शुक्ला जी प्लीज। नहीं सर, थोड़ा सा संयम, जहां 7 पैनलिस्ट हो, सब बात करने के लिए आए। लोकतंत्र है, कम से कम मैं लोकतंत्र में यकीन रखती हूँ। कोई बात नहीं सर, मुझे भागने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। आपसे ये कहना कि आज आपकी सरकार है तो अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स होगी, इसे भाग खड़े होना नहीं कहते। कोई बात नहीं, आप इंटाइटल्ड है सर, अपनी ओपिनियन के लिए आप इंटाइटल्ड है, कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं, ऐसे नहीं डरती। जल्दी से अमित रैना, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं प्लीज। मैंने शुरुआत के 10 मिनट आपको और कांग्रेस को ही दिया, उसमें भी ज्यादा वक्त आपको दिया है सर प्लीज। आई थॉट यू वुड अप्रिशिएट दैट यू वर allowed to explain your position. Thank you. अमित रैना, मार पीट के भगा देती क्या आप मुझे? अरे सर, आपको वक्त दिया है ना सर, ये मारना पीटना मेरी भाषा नहीं है सर, ये मेरी भाषा नहीं है और ना ही मैं इस तरह से बात करती हूँ। अमित रैना, अदिति जी, जो कल हुआ वो उससे सरकार अपना हाथ नहीं धो सकती है। ये सरकार की विफलताओं के कारण जो कश्मीरी पंडितों की निरंतर हत्या हो रही है कश्मीर में, इसमें सरकार की विफलता है। और मैं आपको बताऊं ये क्यों है विफलताएं। ये पिछले 32 साल से सरकार और न्यायपालिका दोनों की विफलताएं हैं। जो न्यायपालिका कभी भी किसी चीज के लिए सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर खड़ा हो जाता है, वो न्यायपालिका पिछले 32 साल से एक हिंदू समुदाय के साथ जो नरसंहार हो रहा है, जाति संहार हो रहा है, उसको लेकर आंख मूंद कर बैठा हुआ है, शुतुरमुर्ग सिंड्रोम लेकर बैठा हुआ है। और वो उम्मीद करता है कि उसने नहीं देखा, उसने सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो ये हुआ ही नहीं है। और सरकार का भी यही रवैया है। पिछले 32 साल से आपने ना एक कमेटी गठन किया है, ना आपसे एसआईटी फॉर्म होता है, ना आपको आज तक पता है कि कश्मीरी हिंदुओं का और हिंदुओं का कश्मीर में नरसंहार क्यों हो रहा है। आपके पास आधारिक रूप से कोई भी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑफिशियल रूप पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार क्यों हो रहा है। तो ये पार्टी के हर चौथे दिन स्टैंड बदल जाते हैं। और आप ये देखिए, आप हमारे सुरक्षा फौजों ने 2019 के बाद बहुत ही अच्छा काम किया। सैकड़ों की तादाद में आतंकवादियों को मारा, हजारों की तादाद में आतंकवादी समर्थकों को गिरफ्तार किया। उसके बाद ही एक आतंकवादी मरता है और दूसरा आतंकवादी खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? ये सर पे जो वार आप कर रहे हैं, इस रावण के सर पे वार करना बिल्कुल ठीक है, मगर ये रावण तब तक नहीं मर सकता जब तक आप उसकी नाभि पे जो जिहाद है, उसकी नाभि में जो जिहाद पनप रहा है, आप उस पर हमला ना करें। आपने उस पर लेपापोती लगा कर कह दिया जी वो तो जी विकास का इशू है, वो डेवलपमेंट का इशू है। अगर विकास का इशू है तो हिंदुओं को टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है? विकास का इशू है तो और गैर मुसलमानों को टारगेट करके क्यों मारा जाए? विकास का इशू है तो वो मुसलमान क्यों मारा जा रहा है जो भारत के साथ खड़ा है? तो ये विकास का इशू नहीं है। आपसे मेरी सिंपल विनती है कि कृपया इसको विकास का नाम ना दें। आपकी विफलताओं के कारण, विफलता यह है कि आप आज भी तैयार नहीं है मानने को कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है। 2019 में जब 370 हटा था और मैंने खुद कहा था, हर जगह कहा बहुत सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है, मगर सच बताइए कि ये जिहाद जो जिहाद पनप रहा है, जो शरिया कानून बनाने का प्रयास बन रहा है 4 दीवारों के पीछे, आपने वो दीवारी तोड़ी, फिर उस दीवारी को वहीं खड़ा रखा हुआ है। जवाब ले लीजिए उनसे। जी देखिए, अमित जी की बात में ही मेरा जवाब आ गया। अमित जी कह रहे हैं ना कि 2019 के बाद सुरक्षा बलों ने वहां आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाइयां की है। सुरक्षा बलों को यह बल किसने दिया है?
ये सुरक्षा बलों को बल सरकार ने दिया है। सुरक्षा बलों को ये बल सरकार ने दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ आतंकी हमले करोगे तो हम उरी में घुसकर मारेंगे, आप पुलवामा करोगे हम आपको घुसकर एयर स्ट्राइक करेंगे। हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवाद के समूल नाश का अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज आतंकवाद अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और हताशा बस वो टारगेटेड किलिंग पे है। ये निश्चित तौर पर एक भी नागरिक अगर मारा जाता है तो वह निर्दोष, एक भी निर्दोष नागरिक अगर मारा जाता है मारते दो खड़े हो जाते हैं। ये कैसी आखिरी लड़ाई? सुनिए तो आप हर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, 200 खड़े हो जाते हैं। अमित रैना जी उनका जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका, उसका भी उत्तर देता हूँ। देखिए ऐसा है अमित भाई, पहले आपको तो ध्यान होगा यासीन मलिक लोगों की हत्या करता था और 30 वर्षों तक कोई मामला नहीं बनता था। कोई आज आतंकवादी आज हत्या करेगा, उसको ढूंढकर 24 घंटा 48 घंटा सप्ताह भर के भीतर उसको मारा जाएगा, उसके फाइनेंसिंग करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा, उसको शरण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आतंकवाद के समूल नाश की एक डिजाइन होगी और उस डिजाइन पर निश्चित तौर पर हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। निश्चित हो रही कार्रवाई और एसपी वैद जी जो वहां स्वयं जो है पुलिसिंग कर चुके हैं, इसका साक्ष्य देंगे भी आप। प्रेम जी सवाल सुन लीजिए मेरा, सुन लीजिए। नेहरू जी ने भी गलतियां कर ली, इंदिरा गांधी ने भी गलतियां कर ली, उन्हीं का भुगत रहे हैं। पिछले 8 साल से जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने कोई गलती नहीं करी है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए पिछले 32 साल में एक कन्विक्शन बता दीजिए, इस भारत के कानून के तहत एक सिंगल कन्विक्शन बता दीजिए किसी आतंकवादी की। 0 कन्विक्शन है। आज आतंकवादी को पता है कि कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं दूसरे गेस्ट से भी एक कमेंट लूंगी, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी से। मुझे 10 सेकंड निजामी प्लीज, मुझे आप लोग अपना पहला कमेंट संक्षेप में रखें, मुझे सब गेस्ट को मौका देना है प्लीज। हर कोई यहाँ बात रखने के लिए आया, प्लीज। सलमान निजामी। सरकार कह रही है हम आतंक का खात्मा कर रहे हैं, ये वो बौखलाहट है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं जिस जमात को ये वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं उसे सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके वो भी एक्सपोज हो जाती हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से तो बात करना चाहती हैं, लेकिन क्या किसी से छिपा है कि घाटी में आतंकवाद के पीछे कौन है? देखिए, महबूबा मुफ्ती हो या भाजपा हो, ये तो साथ में सरकार 3 साल चला चुके हैं और उस वक्त ये बातें सामने रखनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान से बातचीत करनी है नहीं करनी है, पहले हमें अपने घर को ठीक करना है। अब जो आतंकवादी कश्मीर में है वो पाकिस्तान के तो नहीं है ना, वो कश्मीर के लोकल लोग हैं जो गन उठाते हैं। तो वो मजबूर क्यों हुए और क्या हालात 8 साल में पैदा हुए कि वहां कश्मीर में हम बार बार कह रहे थे कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन, आप निंदा करते हैं बार बार। आज भी आप कह रहे हैं हम अरे निंदा करते हैं, कब तक आप निंदा करते रहेंगे? लेकिन आपको जमीनी सतह पे देखना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। आप क्यों एलिनेट कर रहे हैं कश्मीर के नौजवान को, अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कानून आपने कश्मीर में लाए, ऐसे ऐसे बयान आपने दिए, ऐसे दावे किए कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा। तो क्या है, कश्मीरी पंडित जो है उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमें सिक्योरिटी दीजिए। हमने देखा कश्मीर में उन पर लाठियां, आज भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। एक फिल्म बनती है और उस पर आप पैसा बटोरते हैं, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से कि इस पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है सरकार पे? आप तो प्रमोट कर रहे थे, ठीक है कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस ने गलती की, लेकिन आप 8 साल से क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी आंखों के सामने है जो 8 साल से हो रहा है। कश्मीरी पंडित मर रहे हैं हमारी आंखों के सामने और सरकार जो है सिर्फ निंदा कर रही है, फिल्में बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बताइए कि सरकार 8 साल से जम्मू कश्मीर में भाजपा की है, गवर्नर राज भाजपा का है, तो आप क्यों फेल हो रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने की? सिक्योरिटी उनको दी जा रही है जो भाजपा के नेता हैं, जो कश्मीरी पंडित है, एक को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जो आम भाजपा कार्यकर्ता है, जो है भी इनकी पार्टी में, उनको 6-6 PSO दिए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है, जो इस वक्त वहां रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। हम क्यों जाएं? हम बुज़दिल नहीं है, वापस जाएंगे। लेकिन जब आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उन पर राजनीति करेंगे, वोट बटोरेंगे, मुझे कहिए कि अगर मैं कहीं गलत हूं, अगर वो गलत है मुझे बताइए। आप जिम्मेदारी तो लीजिए ना। आप कांग्रेस पे ब्लेम करें, हम पे ब्लेम करें, पीडीपी पे ब्लेम करें, एनसी पे। अरे सरकार तो आपकी है,
नहीं वो तो लॉ ठीक है, एंड ऑर्डर को सलमान मेंटेन निज़ामी करना तो आपका काम है। ठीक है सलमान निज़ामी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सारे सवाल आज आप इस डिस्कशन में थोड़ा लेट आए, सारे सवाल सरकार से ही पूछे गए, हर सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही, वो जो गन उठा रहा है वो किस वजह से गन उठा रहा है? वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन होता है कि सलमान निज़ामी किसी भी हालात में क्या वायलेंस का जस्टिफिकेशन होता है? देखिए गन क्यों उठा रहा है वो रीजन है। सरकार को चाहिए, देखिए आप आतंकवाद का मुकाबला करिए, आप आतंकवाद का मुकाबला, हम साथ हैं आपके। कश्मीर के मुसलमान जो है 20,000 इस देश के लिए शहीद हुए। कश्मीर के मुसलमान पर तो मैंने सवाल उठाया ही नहीं। आपने ये कहा कि लोकल लड़के हैं जो गन उठा रहे, मैंने नहीं कहा ये आपके शब्द थे। आपने कहा कि वो गन उठा रहे हैं। आप ये कहते, आप ये बताएं ना सलमान निज़ामी, क्या गन उठाने का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या इस दुनिया में वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन है? क्यों उठा रहे? गन नहीं उठानी चाहिए, ना पत्थर उठाना चाहिए। तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना? ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं आपने कहा 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। हमने चिल्ला चिल्ला के उस वक्त कहा नहीं 370 के साथ आप इसको मत जोड़िए। 370 रहा, नहीं रहा, हट गया, खत्म हो गया, लेकिन आप वायलेंस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सलमान निज़ामी। और आप सीनियर है, होम मिनिस्टर जो कश्मीर आते हैं, आप सुनिए, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी में बहुत सीनियर है और आपसे मैं थोड़े से मैच्योर स्टेटमेंट्स की उम्मीद करती हूँ। नहीं, आप वायलेंस का जस्टिफिकेशन मत दीजिए, आपके सरकार से सवाल होगा, बिल्कुल सरकार से सवाल होगा। आप मुझे मिसकोट नहीं करिए। नहीं, मैं आपको कोई मिसकोट नहीं करी। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि गन उठा रहे हैं लड़के, लोकल लड़के गन उठा रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये। मैं आपको क्लिप भेज दूंगी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। झूठ है तो कौन है आतंकवादी? हाँ तो फिर आप कह रहे हैं लोकल लड़के गन उठा रहे हैं। आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना सर, उसका जस्टिफिकेशन मत दीजिए ना। वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं होता सर। अरे मैडम ये जस्टिफिकेशन क्या है? क्यों क्या जस्टिफिकेशन? आप वायलेंस को थोड़ी जस्टिफाई करेंगे सर। Whatever reasons, violence cannot be justified ना सलमान निज़ामी जी। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूँ आप पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कश्मीर का लोग, पाकिस्तान का रोल नहीं है इसमें सलमान निज़ामी। होगा रोल, लेकिन हमारा कश्मीर का नौजवान क्यों गन उठा रहा है? नहीं तो आप ये कह, एक बात बताएं, ड्रोन से जो पिस्टल आ रही है वो कहां से आ रही है? कौन भेज रहा है ड्रोन से पिस्टल? ड्रोन से जो पिस्टल आ रही है वो कहां से आ रही है? आपकी पॉलिसीज ऐसी क्यों बनी जो वो युवा जो है आज निहत्थे लोगों का कत्ल? आपका जो सवाल है, मैं वापस उस सवाल पे आ रही हूँ। वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, आपका सरकार से सवाल हो सकता है, लेकिन गन उठाने के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता सलमान निज़ामी। वायलेंस के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, सवाल आपसे जी, सवाल का जवाब ले लीजिए, लेकिन यहाँ स्पष्ट करते हैं वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। ठीक है प्रेम शुक्ला अदिति जी, पहली बात ये कहना कि इसे पाकिस्तान का रोल ही नहीं है, ये गलत है। और पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देने के पहले सलमान निज़ामी जी कृपया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी को सुन लीजिए। और इस आंकड़े सामने है कि जब से अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ है तब से वहां हिंसा घटी है, आतंकवाद की घटनाएं घटी है, उसके बाद वहां विकास तो हुआ है। पाकिस्तान का हाथ है ना उसमें। आप पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं, लोकल मिलिटेंट्स कर, लोकल आतंकवादी कर रहे हैं, महबूबा के साथ कह रहे हैं स्थानीय आतंकवादियों। अरे तो आप भी तो गुलाम नबी आजाद जी की भी महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस था, कांग्रेस का भी अलायंस था, और हमने तो उनको जो है जेल में भेज दिया, अनुच्छेद 370 हटा दिया। आप क्यों नहीं साथ चुका पाए? जरा बताइए ना, डिबेट की बात आप मेरे बीच में कूद पड़े हैं। मैं तो आपको सुन रहा था ना मियां सलमान निज़ामी, एक सलमान मियां, मैं आपको तो सुन रहा था। मेरी चिंता ये है, मैं तो आपको सुन रहा था। क्यों बंदूक उठा रहा है? हाँ सुनिए ना, उसी का उत्तर आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान को अगर ये नहीं सुन लीजिए ना, उसका उत्तर तो सुनेंगे आप कि आप आत्ममुक्त हैं, कि आपने जो कह दिया वो जो है चरम सत्य है, ऐसा नहीं है ना। कृपा करके सुन लीजिए, कश्मीर का युवक पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया? सिक्योरिटी क्यों वो बता रहे ना इसका जवाब दीजिए। आपसे बता, अरे हम ही बताएंगे और कौन बताएगा? मैं कह रहा हूँ सरकार में आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं? अरे जब बोलने दीजिए सलमान निज़ामी, सवाल पूछा है तो जवाब लीजिए, वरना सवाल मत पूछिए प्लीज। सवाल पूछा है तो जवाब लेना होगा। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड्स प्लीज। पहली बात, पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देना ये सिद्ध करता है कि सलमान निज़ामी जो है पाकिस्तान के प्रेम में अंधे हुए पड़े हैं। और जो है, और आप क्यों पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप पाकिस्तान को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? हम जाके घुस के मारते भी हैं, आप तो उनके चरण चाटते हैं, आप उनके
हम घुस के उनकी छाती पर चढ़ के पाकिस्तानियों को मारते हैं। उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर की, उनके सेनाध्यक्ष की टांगें कांपने लगती है, हम घुस के मारते हैं। अब लगातार मेरे विचार दीदी जी, ये क्या तरीका है? अब मैं कैसे जवाब दूं, मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड से आप जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला की आवाज। अरे वो मुझे बोलने दे तो दूंगा। आप बोलिए, चलिए बोलिए। लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। सर बोलिए आप। अभी मैं किसी के बीच में बोलूंगा, आप मुझे डांटने खड़ी हो जाएंगी। सर मैं सबको रोकती हूँ सर, डांटने का काम मेरा नहीं है। जरा कृपा करके उनको शांत कर लीजिए। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के लिए हम समग्रता में नीति बनाते हैं, उसमें कश्मीरी पंडित भी निश्चित तौर पर शामिल है। आतंकवाद को हमने नियंत्रित किया है, उसको विकास के महामार्ग पर ले गए हैं। पाकिस्तान को हमने जो है किनारे कर लिया है। हाँ, ये सत्य है कि अभी हमको जो अपेक्षित सफलता है, हमारा लक्ष्य अभी सिद्ध नहीं हुआ है। हम लक्ष्य तक न पहुंचने पाए, कश्मीरी पंडितों के मन में भय व्याप्त हो, वहां भारत समर्थक नागरिकों को भयभीत किया जाए, इस योजना पर काम हो रहा है। और उसका आतंकवादी और आतंकवादियों का इकोसिस्टम दोनों मरणासन्न स्थिति में अधिक तेजस्विता से काम करने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन हम ऐसे आतंकवादियों को समूल नाश करेंगे, उनके इकोसिस्टम का भी नाश करेंगे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी नाश करेंगे। आप मुझे बताइए ना, आज जुमे की नमाज के बाद क्या वहां पाकिस्तान और आईसिस के झंडे लहराते हैं? अब वहां तिरंगा झंडा लहराता है, ये सत्य है कि नहीं है? वहां विकास के कार्य हो रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं है? वहां पर जो है सेना में और स्थानीय पुलिस में वहाँ बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं, वहाँ पावर प्लांट लग रहा है। उसे नहीं नकार रहा कोई कि वो जो आईसिस और पाकिस्तान के झंडे होते थे वो दिखाई नहीं देते, किसी ने नहीं नकारा, किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया। लेकिन सर टारगेटेड किलिंग तो हुई, इस साल का आंकड़ा लेकर आए। बेकसूर लोग, मासूम लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है, इसलिए क्योंकि आपके वहां पर इसलिए उत्तर दिया जा रहा है। जी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए जवाब मांगा जा रहा है आपसे, इसीलिए जवाब मांगा जा रहा है जल्दी से और माकूल सही उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है सर, वो आपका ऐसा सोचना है, लेकिन आप भरोसा तो सिक्योरिटी का आप ही देंगे ना। हम लोगों में भरोसा आप ही दिखाएंगे। कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए उन्हें वापस घाटी में बसाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। फारूक इंकलाबी, पहले ने सुनवाए महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, पहले ने सुनवाए कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी, इतनी फोर्सेस हैं, लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, और उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। इसके अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा है, जो इलेक्शन में इनकी जो खून बहता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का है, चाहे कश्मीरी पंडितों का है, वो इसको बेच के लोगों से वोट हासिल कर। तो फारूक इंकलाबी, बीजेपी को इसमें फायदा है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं तो बीजेपी को फायदा। आप जरा सा एक्सप्लेन करेंगे मुझे कैसे बीजेपी को फायदा है? और दूसरा, महबूबा मुफ्ती को इसमें पाकिस्तान का कोई रोल दिखाई नहीं देता। ये जो मार रहे हैं, ये जो हत्याएं की जा रही हैं, निर्मम तरीके से मारा जा रहा है, इसके पीछे कौन है? आप ही बता दीजिए, महबूबा मुफ्ती बता दें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के साथ पूरे मुल्क में और हमारे जम्मू कश्मीर में खास करके मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, वो चाहे तरक्याती काम हो या फिर यहाँ की आवाम को सिक्योरिटी फराहम करना हो, भारतीय जनता पार्टी जो है जमीनी सतह पे फेल हो चुकी है। और अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए, चूंकि अभी इलेक्शन जो है वो बहुत नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों के पास जाके बताने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और ये चाहते हैं कि इस किस्म के हादसे जो है वो जम्मू कश्मीर में हों, ताकि हम ये जो चीजें हैं ये पूरे मुल्क में लोगों को बता करके वोट बैंक हासिल कर सकें। इस तरह के बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड सर, आप दो बातें कर रहे हैं। डबल गेम नहीं सर, डबल गेम नहीं। जी। एक तरफ बीजेपी इससे फायदा उठाना चाहती है, दूसरा बीजेपी चाहती है ऐसा हो। अच्छा, बीजेपी इसलिए चाहती ताकि बीजेपी से आके सवाल पूछे जाए, बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड पर बट्टे लगे। जैसे अभी प्रेम शुक्ला गिनवा रहे थे कि आईसिस का झंडा देखा क्या, पाकिस्तान का झंडा देखा क्या, लेकिन पलटकर हम सब कह रहे हैं ना टारगेटेड किलिंग क्यों हो रही है, तो बीजेपी खुद करवा रही है सब, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है अगर जम्मू कश्मीर में अमन चाहती तो 8 साल इनके पास नहीं, कैसे करवा रही है? चलिए, आपके पास सबूत है, बताइए।
आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सोच समझ कर बोलिएगा। नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं आप, कोई सबूत है महबूबा मुफ्ती के पास? महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है, मैं उनकी स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूं। बेसिकली क्या है, भारतीय जनता पार्टी को महबूबा मुफ्ती का जो है फोबिया हो चुका है। इनको जो ही महबूबा मुफ्ती की कोई स्टेटमेंट आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा है उसमें इनको बुखलाहट स्टार्ट हो जाती है। इनको पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात करने वाली पार्टी है तो वो पीडीपी है और महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा करती है और इनको परेशानी होती है। पर भी राजनीति के आरोप लगा रही है ना बीजेपी, राजनीति करने के आरोप लगा रही है। और जब आप डिस्कशन में नहीं थे, प्रेम शुक्ला ने कहा, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला ने कहा जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स को लेकर इकोसिस्टम क्रिएट करने का काम कर रही है महबूबा मुफ्ती, ये कह रहे थे प्रेम शुक्ला, ये महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगा रहे थे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने अमन कायम किया था तो वो पीडीपी थी और वो मुफ्ती साहब थे जिन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी यहाँ पे लाई और मिलिटेंसी को लगभग खत्म किया था और जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर गामजन था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 सालों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे इक़्तिदार में है, पावर में है, उस दिन से लेकर के जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने सोचा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, ये सोचा नहीं था जब इनके साथ सरकार बनाई थी। नहीं, जब इनके साथ सरकार बनाई थी तो पीडीपी ने सोचा नहीं था। आज आप बैठकर ऐसे उपदेश दे रहे हैं जैसे आपका कोई रोल ही नहीं रहा इसमें। आप लोगों ने इनके साथ कभी सरकार नहीं चलाई, आपके ओपोनेंट्स बार बार यही उठा रहे हैं सवाल। अभी हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनके लिए जब पीडीपी की हुकूमत थी या पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उनके लिए अलग अलग किस्म से पॉलिसीज बनाई गई थी। उनको जम्मू में सेटल किया गया था। आप गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, मैदान बदल लेते हैं। सर, मुद्दे पर तो रहिए आप मुद्दे पर रहिए ना। आप हर बार गोल पोस्ट क्यों चेंज कर लेते हैं? भाई वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स का इकोसिस्टम है, महबूबा मुफ्ती उस इकोसिस्टम को चलाती हैं। इस पर सीधा सीधा मुझे जवाब दीजिए आप। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो जम्मू कश्मीर में अमन चाहती हैं, अमन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तरक्की चाहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी वहां पर ब्लडशेड करा रही है। आप ही ने कहा ना अभी कि बीजेपी चाहती है टारगेटेड किलिंग्स हो। की आवाम को और खास करके हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको बलि का बकरा बनाते हैं। और उनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले इंतखाबात में अपने इलेक्शंस में बेनिफिट के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन में बेनिफिट तो आप सभी ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन में तो बेनिफिट आपको भी चाहिए, इलेक्शन में बेनिफिट ही तो चाहिए आपको भी चाहिए। एसपी वैद साहब जवाब ले लीजिए। अमित रैना, उसके बाद एसपी वैद, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, बिल्कुल ही सारी बलि की प्रक्रिया शुरू करी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। 1986 से हिंदुओं के खिलाफ दंगे, उसके बाद 1990 में गृह मंत्री होते हुए आतंकवादियों को छोड़ना, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन देखते हुए देखना, उसके बाद 2003 में नाड़ीमर का मैसेकर, ये सब किसके राज में हुआ? ये सब मुफ्ती मोहम्मद सईद के राज में हुआ। तो ये आज कहना कि हम बहुत महान थे, अगर आपने वो खून की होली शुरू नहीं करी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस सारी समस्या के जन्मदाता आप है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा कोई नहीं है। आज सरकार विफल है, बिल्कुल विफल जिम्मेदार है मौजूदा हालात के लिए। जी, इम्तियाज खान ये कह रहे हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है मौजूदा हालात के लिए। देखिए, अगर प्रीवियस टाइम हम देखेंगे, कांग्रेस की हुकूमत में सरकार को बसाया गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition सरकार थी। कश्मीरी पंडितों को बसाया गया और पीएम पैकेज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मुल्क के, उस वक्त पीएम पैकेज के तहत इनको बसाया गया। जो भी क्वार्टर्स बने हैं, जो भी कहीं भी ये बैठे हैं, ये पीएम पैकेज कांग्रेस के वक्त की थी और एनसी कोalition गवर्नमेंट चल रही थी। इस वक्त बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग्स हुई यहाँ पर। जो हमारे पंडित भाइयों और हमारी बहनों पर गोलियां अंधाधुंध चला रहे हैं और अभी तक इन्होंने उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की। आज भी मीटिंग हो रही थी, कल भी मीटिंग हो रही थी। इससे पहले हमारे इलाके में एक प्रिंसिपल और एक टीचर को मारा गया दिन दहाड़े, और उस वक्त भी इन्होंने कहा हम जी इनकी सिक्योरिटी के बारे में माकूल इंतजाम किए जाएंगे, मगर इन्होंने खुद की सिक्योरिटी तो बढ़ाई, मगर जो बेचारे हमारे कश्मीरी पंडित बेबस हैं,
जॉब करने जाते थे, यहाँ पर आराम से चलते थे, उनकी सिक्योरिटी अभी तक इंश्योर नहीं की गई। एसपी वैद साहब, यहाँ पर आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो रहा है। ये कह रहा है बीजेपी ने अपने वर्कर्स, अपने नेताओं को तो सिक्योरिटी दी, लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं या जो ग्राउंड पर लोग हैं या फिर पंडित हैं या फिर हिंदू हैं, क्योंकि टारगेटेड किलिंग सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं हुई है, उसमें राजपूत हैं, उसमें बाहर से आए लेबर्स हैं, तो ये सिक्योरिटी को लेकर ये ब्लेम गेम क्या वाजिब है? अदिति जी, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहूंगा। ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। मैं 3-4 पहलू यहाँ रखना चाहता हूँ। एक, जो अमित राणा जी ने कहा, अमित राणा जी ने कि ये कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ 90 में, इसमें कोई डिनाइंग ऑफ द फैक्ट, इट इज ए फैक्ट। और जिहाद पाकिस्तान ने लॉन्च की है 89-90 से, इट इज ए फैक्ट, नो इसको कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन ये एक जो उन्होंने कहा रावण है, इसको सिर्फ काटने से नहीं, इसकी नाभि में जब तक प्रहार नहीं किया जाएगा ये नहीं खत्म हो सकता। यहाँ तक सरकार की बात है, उसकी सिंसेरिटी पे आप डाउट नहीं कर सकते। जो भारत की सरकार है और JNK की, मैं समझता हूँ उन्होंने काफी, आप जो फिगर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, वही सब कुछ दिखलाते हैं कि इस पे काफी काम हो रहा है। लेकिन कश्मीरी पंडित और जो माइनॉरिटीज हैं, आउटसाइडर हैं, वो एक दुखती रग हैं और उस दुखती रग को पाकिस्तान हिट कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके लिए एक कंपोजिट होलिस्टिक प्लान बनना चाहिए, जो जहां सरकार मैं समझता हूं कि अभी तक पूरा ध्यान नहीं गया। अब पिछले 7-8 महीनों से सिविलियन टारगेटेड किलिंग हो रही है। आप देखें, अगर आप शोपियां में, कुलगाम में, साउथ कश्मीर के इलाकों में अगर कश्मीरी पंडित फैमिलीज रह रही हैं, वहां सिर्फ एक गार्ड लगा देने से और पास में आर्मी का कैंप है या CRP का, डज नॉट इंश्योर 100%। कल वो सब था, उसके बावजूद इसको हिट किया। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसी जहां भी कॉलोनीज हैं, वहां सिर्फ JNK पुलिस की 5 लड़कों की गार्ड लगाने से वो 100% सिक्योर नहीं होता। क्यों? उनको खेतों में भी जाना है, उनको आर्चर्ड में जाना है, उनको काम पे जाना है, उनको बाजार जाना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक अच्छा इस तरह का प्लान हो, जैसे आपके बडगाम में, श्रीनगर के आउटस्कर्ट में, एयरपोर्ट के पास ओमपुरा में कॉलोनी है, वहां कश्मीरी पंडितों को एक सेल्फ कंटेन्ड कॉलोनी के अंदर रखा गया है जो प्रोटेक्टेड है। वहां से वो अगर प्रोटेक्टेड ऑफिस में जाते हैं, ऐसी जगह उनकी पोस्टिंग होती है जहां DC का ऑफिस है या जो सेक्रेटरीट है या ऐसे दफ्तर जहां पर गार्डें लगी हुई हैं, उनको कोई अंदर नहीं, गलत आदमी हथियार के साथ नहीं आ सकता, कॉलोनी प्रोटेक्टेड हो। इसी तरह का उनका ट्रांसपोर्ट का क्या तरीका है, वो किस तरह से जाते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जम्मू के एम्प्लॉइज को एक लिया जाता था ट्रांसपोर्ट में। तो जब तक आप इस तरह का प्लान नहीं करेंगे, ये ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। मेरी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनकी सभी एजेंसियों से कि इस तरह का एक होलिस्टिक आप प्लान बनाइए और उसको इंप्लीमेंट करिए, अगर आप चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को वहां रखना। अदरवाइज वो दुखती रख गया, उसको अब हिट करते रहेंगे। अरे इसमें ये ब्लेम गेम करना कोई नहीं, सब पाकिस्तान से हो रहा है। अब आपने अकाली जो बाइडेन का स्टेटमेंट सुना, इट इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये पिछले 30 सालों से जो इसने चलाया, ये वहां की डीप स्टेट चलाती है। इसमें कोई हमें इस पे कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं सरकार ने जब ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में स्टार्ट किया था, उसमें मैं ही DGP था, वो उसकी बहुत कामयाबी है, उसमें बहुत टेररिस्ट एलिमिनेट हुए हैं। मेरे ख्याल अभी तक 1000 से ज्यादा हुए हैं। और जब से ये 370 हटा है, बहुत जो ऐसे इकोसिस्टम था उसको तोड़ने की कोशिश काफी एरियाज में की गई है। लेकिन जहां तक ये जो वल्नरेबल टारगेट्स हैं आपकी दुख, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि इनके अलावा लेबर को हिट किया जाता, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर डेवलप करना चाहते हैं, कश्मीर का नक्शा बदलना चाहते हैं, तो लेबर को इसलिए टारगेट किया जाता है,
भगाया जाता है, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी हिट किया जाता है, बिकॉज वो इंडिया की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह J&K पुलिस के लोग जो इस फाइट में लड़ते हैं उनको हिट किया जाता है। तो हमें इन सब का एक, मैं समझता हूं तैयारी, सबसे मुश्किल तो लेबर को प्रोटेक्ट करना है, कश्मीरी पंडितों का। तो सलमान निजामी और दीपिका पुष्करनाथ ये कह रहे हैं, दीपिका जी पहला कमेंट आपका लूंगी, आपने सुन लिया SP वैद साहब एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो, वो कई ऐसे पॉइंट्स यहां पर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेबर को प्रोटेक्ट करना या ग्राउंड पर 5 पुलिस कर्मियों के साथ ये एक्सपेक्ट करना कि आर्मी का कैंप इधर है, CRPF का कैंप उधर है, इसमें चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान ये बात समझता है, इसीलिए उसी दुखती रग को अटैक करता है, ये उन्होंने कहा। अभी आपने खुद को म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट करें आप। मैं अनम्यूट हूं, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदिति जी कि हम लोग पहले ये देखें कि व्हाट आर द मेजर्स। जैसे वैद सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हमें ब्लेम गेम को छोड़ के मेजर्स को देखना चाहिए कि क्या मेजर्स ले, ताकि हम कश्मीर में जितने इनोसेंट लोग काम कर रहे हैं, नॉन लोकल्स काम कर रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सके। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम सबके सामने है कि व्हाट शुड बी दोज मेजर्स। क्या कश्मीरी पंडित्स को एक कन्फाइंड जोन में रखना वो एक मेजर है? आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर। अभी जैसे आपने मेरा पहला आंसर सुना, शुरुआत में ही आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि मैंने आंसर दिया कि कश्मीरी पंडित्स जो कि PM रिहैबिलिटेशन पैकेज में कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, वो आज जम्मू में पिछले 4 महीने से धरना दे रहे हैं कि हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, हम लोग इस समय कश्मीर में सेफ नहीं है, हमारी टारगेट किलिंग हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को फॉर द टाइम बीइंग क्या प्रॉब्लम है एक ट्रांसफर पॉलिसी लाने में, जब तक वहां पर हालात जो है नॉर्मलाइज नहीं हो जाएंगे। देखिए, हम सबको पता है हु इज द कल्प्रिट हम सबको पता है कौन है। कश्मीर के हालात को डिस्टर्ब करने का कल्प्रिट कौन है हम सबको पता है, बट एट द सेम टाइम इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द मेजर्स वहां पर जो नॉन। ठीक है, आप मेजर्स की बात कर रही है अहमद अयाज, यहां पर मेजर्स की बात की जा रही है, लेकिन अभी दीपिका जी ने जो पॉइंट उठाया वो सवाल बार बार उठेगा कि कश्मीरी पंडितों को एक कन्फाइंड एरिया में रख देना, क्या वो एक सोल्यूशन हो सकता है? क्या वो समाधान हो सकता है? क्या वो नया कश्मीर या बदला हुआ कश्मीर होगा जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा था? इसी पहले दुख की बात है कि कल शोपियान में एक और कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई। इसके बावजूद ये जो टारगेट किलिंग्स है ये बहुत टाइम से चल रहे हैं यहाँ पे। तो इंस्टेड इसके बजाय कि हम प्रिकॉशंस ले लेते और कुछ न कुछ तदबीर कर लेते, कुछ न कुछ एहतियात कर लेते, और इस दौरान हमारे जो कश्मीरी पंडित यहाँ नौकरी कर रहे थे PM पैकेज के तहत, वो भी भागने के लिए मजबूर हो गए। तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी टारगेट किलिंग्स हुई मुख्तलिफ जगहों पर। तो एक्सेप्ट ये कि जो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो कमबैक है वो तो ऑन है, उसमें कोई लेट ऑफ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। और जहाँ भी वो कहीं एक मिलिटेंट को भी देखते हैं किसी मकान में, किसी घर में, तो वो ज़मीन बदोश करते हैं वो घर को भी, और रोड्स पर भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि गाड़ियों में, ट्रक्स में, बाकी जगह पर जो भी है। तो दिस इज़ द ओनली वन पार्ट जो ये एक हिस्सा है जो तब से चलता है जब से मिलिटेंसी कश्मीर में शुरू हुई। अब जब ये इतना मामला बढ़ रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रहे हैं, और ये जानना पड़ेगा कि मिलिटेंसी की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। और अब जब मिलिटेंसी की स्ट्रेटजी चेंज हो रहे हैं और ग्राउंड पर दिख रहा है, तो उसको कम बैक करने के लिए क्या नए तदाबीर किए जा रहे हैं। जबकि हमारे को मालूम है कि जो शोपियान है, साउथ एरिया है, बहुत ही हॉट बेड है मिलिटेंसी में, और वहाँ माइग्रेंट्स की ये कश्मीरी पंडित या कोई और नॉन मुस्लिम या मुस्लिम की भी टारगेट किलिंग हो सकती है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट्स वो देख लेंगे। तो क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं वहाँ पे? एक्सेप्टिंग हम बार बार ये कह रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन जो है वो इससे मुख्तलिफ है, जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि नॉर्मल सी हो रही है
यहाँ में ठीक है, यहाँ पथराव बंद हो गया, पथराव कम हो गया, लेकिन उससे मामला हल नहीं हुआ। जो ये इस वक्त चल रहा है, मुझे लग रहा है ये 90 से भी बदतर है। 90 में तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी थी, चल रहा था जैसे भी, लेकिन इस वक्त तो चुन चुन के मारा जा रहा है। और इन हालात में कश्मीरी पंडित को काक बसाना मुझे नहीं लगता, जैसे वैद साहब कह रहे थे, कहाँ किस हद तक सही है। जब तक एक नॉर्मलाइजेशन नहीं आएगी, एक सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, उनको किसी एरिया में बसाना, उनको बाहर भी निकलना है, नौकरी भी करनी है, काम भी करना है, दवाई भी लानी है, तो दुकान पर भी जाना है, एक पर्टिकुलर एरिया में उनको रखने से क्या फायदा। नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, जैसे सलमान जी ने बताया कि ये डीप जाने की जरूरत है, इसमें देखने की जरूरत है कि यहाँ का नौजवान अगर गन उठाया है, हालांकि वो उसकी तारीफ नहीं, वो उसकी तरफदारी नहीं करता, लेकिन उसकी एक बात सही है कि ये इसको भी जानने की जरूरत है, क्या वजूहात है लोग यहाँ गन उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। क्योंकि अब तो हम 30 साल से मिलिट्री से मुकाबला करा रहे हैं, हालात सुधर नहीं रहे, फिर तो और कोई स्ट्रैटेजीज तो अपनाना पड़ेगा। आप सिक्योरिटी वाले को सिर्फ ये नहीं डालोगे रोड पर कि आप ट्रैफिक भी मैनेज करो। स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं, आर्मी के हवाले इतने स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं सर, इतने स्वीपिंग जनरलाइजेशंस नहीं। आप भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो सलमान निजामी कर रहे थे। जब तक ये सेंस ऑफ मैच्योरिटी और ये परिपक्वता नहीं आएगी कि गन उठाना सोल्यूशन नहीं है, नहीं सर, तब तक किस तरह की सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं जनाब। और वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन होता है क्या? मैं बार बार हर किसी से कहती हूँ ये बात, हर बार हर किसी से मैं ये कहती हूँ, आप तो इनकरेज कर रहे हैं। और वो गन भी तो कोई पहुंचा रहा है ना, गन भी तो कोई पहुंचा रहा है, उसे मदद भी कहीं से आ रही होगी। सलमान निजामी ने गन का फेवर नहीं किया, गन का फेवर नहीं करते आप, लेकिन गन क्यों उठा रहा है इसका जस्टिफिकेशन जरूर बता देते हैं। आपकी रीजन है, हर चीज का रीजन है। अमित रैना कितने पंडितों ने गन उठा ली थी? सही बात कही। नहीं सर, वायलेंस का जस्टिफिकेशन अगर है बहुत जरूरी है। नहीं सर, जस्टिफिकेशन मत दीजिए। सरकार को विकास के मुद्दों पर आपको घेरना है, बिल्कुल घेरिए सर। अकाउंटेबिलिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति है, उसके लिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। There's just no doubt about it। और सारे सवाल आज प्रेम शुक्ला से इसी सिलसिले में पूछे गए, लेकिन आप ये कहते हैं गन उठा रहा अगर लड़का तो कोई तो रीजन है। अरे आप लोग वही पुरानी बातें करने लग जाते हैं। अरे मासूम है, भटक गया युवा है। सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर? उसमें तो पूरी सोसाइटी का रोल है सर, उसमें तो आपका भी रोल है। आप इस तरह से जस्टिफाई थोड़ी करने लगेंगे सरकार को कॉर्नर करने के लिए। अरे पॉलिटिकल लड़ाई अलग लड़िए सर, पॉलिटिकल लड़ाई अलग लड़िए। अमित रैना, अदिति जी, हिजरत वही करता है जो जुल्म नहीं करता है, बंदूक वही उठाता है जो जुल्म करता है, और ये कश्मीर की सच्चाई है। और ये अगर एक मुसलमान को समझ नहीं आता है कि हिजरत वो करता है जो जुल्म नहीं करता है और बंदूक वो उठाता है जो जुल्म करता है, तो वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि ये बात सच है कि कश्मीर में ये जस्टिफिक देखिए, एक इतने जुल्म सहने के बावजूद, इतनी हत्याएं होने के बावजूद, बेघर होने के बावजूद भी आज भी एक भी आपको केस नहीं मिलेगा जहां कश्मीरी पंडित ने रिवेंज लिया हो, बदला लिया हो। कश्मीरी पंडित ने न्याय की अपेक्षा में इच्छा करी है मगर बदला नहीं लिया है, जो बंदूक नहीं उठाई, जस्टिफाई नहीं किया। और यही कारण है कि आज कश्मीर का जो सिविल सोसाइटी है, जिसको आज खड़े होकर कहना चाहिए बस, ना हमारे नाम पे और ना धर्म के नाम पर, और वो आज जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि कैसे हम जस्टिफाई करें बंदूक उठाना ठीक है, कैसे हम जस्टिफाई करें कि गैर मुसलमानों को मारना ठीक है। तो ये सोच जो है ये इतनी विकृतियां पैदा करती है कश्मीर में कि सरकार कुछ भी कर ले आपके हालात ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे महबूब मुफ्ती पाकिस्तान की समर्थक हैं, पाकिस्तान की इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं, तो आप उनको सारे प्रिविलेजेस क्यों दे रखे हैं? आप उनको घर से क्यों नहीं निकाल देते? सीएम रेजिडेंस में वो आज भी रहती हैं, वो क्यों रहती हैं? वो सीएम रेजिडेंस में आज भी सारे सीएम प्रोटोकॉल क्यों चल रहे हैं उनके पास? ठीक है, जवाब लीजिए, कहीं ना कहीं एक जवाब ले लीजिए सर, जवाब लीजिए। फारूक इंकलाबी और उसके बाद दीपिका जी, उसके बाद दीपिका जी और फिर मैं प्रेम शुक्ला को सवाल मंच दूंगी प्लीज। तो जल्दी जल्दी फारूक इंकलाबी, आपको जवाब देना है। वो कह रहे हैं कि जो अभी भी सहूलियतें हैं उनका फायदा तो उठा रही है महबूबा मुफ्ती, वो भी छोड़ दें। जब इतनी शिकायतें हैं तो क्या दिक्कत है फिर? देखिए, साबका वजीर आला हैं वो, और उनके फादर साहब जम्मू कश्मीर के वजीर आला रहे हैं और इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जो रैना साहब हैं, मैं
इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको इस वक्त खास करके ये 7-8 साल जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जितनी भी जिम्मेवारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की है और उनसे आपको सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने पूछा सवाल, शुरुआत में ही पूछा फारूक इंकलाबी, शुरुआत में ही पूछा उन्होंने, एक नहीं 2 सवाल पूछे, 2 सवाल पूछे। आज सारे सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला से लिए गए हैं, सारे सवालों के। तो आप ये मत पूछिए किससे सवाल पूछना है, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए उन्हें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हैं, जिस तरीके के साथ हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित भाई नहीं है, हम तमाम लोग जो हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, और ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है, दुख भी होता है इनकी बातें सुनने से। प्रेम शुक्ला साहब या फिर इनके जितने भी लीडर्स आकर के टीवी डिबेट में बैठ करके बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि हमने हालात को काबू में किया है। और देखिए, रोजाना आए दिन जो है किलिंग अगर होती है, इनको शर्म भी नहीं आती है कि रोजाना अखबारों में आता है आज फलां जगह किसी कश्मीरी पंडित भाई की किलिंग हुई है, किसी मुसलमान की किलिंग हुई है। और टीवी डिबेट में जब आते हैं तो बोलते हैं हमने जम्मू कश्मीर में हालात को कंट्रोल किया है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अब जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद के गृह मंत्री रहते हुए उनकी बेटी रुबैया का अपहरण हुआ। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी मुख्यमंत्री रही, लेकिन रुबैया सईद के अपहर्ताओं के खिलाफ मुकदमा कब चल रहा है? जब वहां पर एलजी साहब मनोज सिन्हा का कार्यकाल आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग बेशर्म थे, कौन आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। बुरहान वानी की जब जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया बुरहान वानी नाम के आतंकवादी को, तो स्यापा कौन कर रहा था? और आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के जमाने में और महबूबा जी के जमाने में क्या हालात थे, वो फिगर्स देख लीजिए और आज के फिगर देख लीजिए। ये महबूबा मुफ्ती कह रही थी ना कि अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो जम्मू एवं कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज वहां गली गली में लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं, तो उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। तो महबूबा मुफ्ती की पीड़ा को समझा जा सकता है। पाकिस्तान परस्ती पर जिन्होंने अपना सारा राजनीतिक जीवन कुर्बान कर दिया, उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं कि आज पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, घाटी में तिरंगा फहरा रहा है, आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में काम हो रहा है, जम्मू एवं कश्मीर का विकास हो रहा है, वहाँ के युवक सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। ठीक है, आपसे दीपिका मुश्किल सवाल पूछना चाह रही है, उसके बाद सलमान निजामी। दीपिका जी, उसके बाद सलमान जी, जल्दी जल्दी। आदित्य जी, जब मेरे भाई रैना साहब, अमित रैना अभी बात कर रहे थे, तो मुझे एक चीज को लेके बहुत दुख हुआ। मैं बताना चाहूंगी, मैं खुद से कश्मीरी पंडित हूँ। तो जब हम कश्मीर को जनरलाइज करके बोलते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीरी ये हो रहा है, कश्मीरी ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कश्मीर को बदनाम नेशनल टीवी पे ना करें, कश्मीरियों को बदनाम नेशनल टीवी पे ना करें। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और कश्मीरी हम सबके भाई बहन है। अगर आपने बात करनी है तो उन लोगों के खिलाफ कीजिए जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। प्लीज मेरे कश्मीर को बदनाम, मेरे कश्मीरियों को बदनाम नेशनल टीवी पे आके मत करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं खुद से एक कश्मीरी पंडित हूँ। दिस इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है, सलमान निजामी, वैसे कश्मीरियों को कोई बदनाम नहीं कर रहा मैं जी। It was a comment. There was a comment. Amit said that, and I condemn it. I condemn it. Everyone should condemn it. अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको ये कंफ्यूजन क्यों हुई? बिल्कुल है, अभिन्न अंग है, मुझे नहीं है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदित्य जी नहीं है। क्या नहीं है? कांग्रेस को तो नहीं है कंफ्यूजन। तो फिर मैंने कब कहा कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूजन है? मैडम, आपने ये कहां सुन लिया कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूजन है? डिड आई से दैट? प्लीज डोंट ascribe or attribute things that I don't say. Please don't do that. Don't attribute things to me that I don't utter. Please madam, yes, don't attribute things to me that I don't say. Please, thank you. सलमान निजामी, आपसे मैम ना तो इंडियन को यहाँ से एक बात आपको मैडम क्लियर होनी चाहिए। आज आप इस डिबेट से सुनकर जाइए, ये एक ऐसा शो है जिसमें ना तो मैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती हूँ, ना किसी को गद्दार बताती हूँ। मैं ट्रायल कोर्ट नहीं चलाती अपने शो में, और कोशिश करती हूँ ये डिबेट पूरे तरीके से फैक्ट्स पर हो। तो आप इस शो के बारे में और जानकारी जुटा लीजिए मैडम। भैया आप दूसरे टीवी शोज में जाकर करिएगा, ताल ठोक के में नहीं।
ताल ठोक के मैं नहीं, यहाँ सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करती मैं नहीं चलाती ट्रायल कोर्ट, प्लीज। आई डोंट रन अ कोर्ट, आई डोंट गिव सर्टिफिकेट्स, दैट्स नॉट मी, दैट इज नॉट जी, प्लीज। सलमान निजामी की आवाज प्लीज। जी देखिए, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, आपने उसका बिल्कुल चेंज ही कर दिया। मकसद मेरी बात करने का साफ था कि बिल्कुल पाकिस्तान इसके पीछे है। आतंकवाद जो है उसका मुकाबला हम सबको करना चाहिए मिलके। मैं भी एक कश्मीरी मुसलमान हूं, जहां आपको मेरे खून की जरूरत लगेगी इस देश को, मैं सामने आने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसमें कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी मुसलमान भी है, कश्मीरी सिख भी है और कश्मीरी ईसाई भी है। क्या एक प्रिंसिपल महिला कश्मीरी सिख, उसका कत्ल नहीं हुआ? आईजीपी कश्मीर कहते हैं कि 70% कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ एक साल में। हमें सबकी बात करनी चाहिए। और जब कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसलमान सड़क पे उतरता है, सिक्योरिटी की भीख लिटरली मांगता है और सरकारें करती है, उस पर लाठियां बरसाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में, पूरे देश में आप कहते हैं अरे कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, 1990 में गलत हुआ, मूवी दिखा रहे हैं आप। लेकिन 8 सालों में आपने क्या किया? कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपने नौकरियों से निकाल दिया उन लोगों को जो सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे थे, उनको धमकी दी कश्मीरी पंडितों को, अगर नौकरी पे नहीं आओगे हम आपको टर्मिनेट करेंगे। जोर जबरदस्ती उनको आपने दफ्तरों में भेजा, मजबूर किया उनको बाहर निकलने के लिए। आज गोलियां खा रहे हैं वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना। आप जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को बताइए क्राइटेरिया क्या है सिक्योरिटी देने का लोगों को। किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर दी, उसको 6 PSO दे दिए, लेकिन कश्मीरी पंडित जो वहां कश्मीर में जो है इस वक्त काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, उसके एरिया और कॉलोनी में एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। ये क्राइटेरिया आपका, ये सीरियसनेस है आपकी। फिर आप कहते हैं कि भाई वो ठीक है, नौजवान जो है आतंकवादी है, मैं कहां सपोर्ट कर रहा हूं उसको। कोई भी आदमी निहत्थे का कत्ल करेगा, मेरे लिए उसकी सजा जो है फांसी की होनी चाहिए, मौत की होनी चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी है ना, आप उससे नहीं बच सकते। कब तक आप ये करेंगे? अरे पाकिस्तान 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 सिक्योरिटी देगा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में, अमेरिका देगा सिक्योरिटी। सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, जब एसपी वैद साहब ये कह रहे थे, एक सेकेंड, आपने एसपी वैद साहब का कमेंट सुना था? वो क्या कह रहे थे? चलिए, बीजेपी सियासी है, एसपी वैद साहब फॉर्मर डीजी कश्मीर, JNK पुलिस, उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान दुखती रग पर अटैक करता है, ये कहा था उन्होंने, आपको याद होगा? मैं तो मैडम कह रहा हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक 10 नहीं 20 नहीं 50 करिए। आप सर जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके संदर्भ में जो उनका एज एन एक्सपर्ट कमेंट था, मैं उसकी बात कर रही हूं। आप लोग सियासत कीजिए, वो अपनी जगह। और दूसरी बात आपने कहा, मेरा स्टेटमेंट पूरे तरीके से घुमा दिया। पहली बात, आपने मुझे कब कहते हुए सुना आपके संदर्भ में कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? कब कहा मैंने? और दूसरी बात जो बात मैंने पहले कही, मैं फिर दोहराती हूँ, वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़नी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। नहीं सर, मैं ना तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रही हूँ। एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे, वो एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे। वो अदिति त्यागी का काम नहीं। मैंने पहले भी कहा था, मैं कोर्ट नहीं चलाती, मैं हर पर्सपेक्टिव को जगह देती हूँ। लेकिन हाँ, ये बहुत क्लियर करती हूं कि वायलेंस के लिए किसी भी सभ्य सोसाइटी में रोल नहीं है। वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपने सरकार से सवाल पूछा है, सरकार से सवाल पूछिए और सरकार जवाब देगी और सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन वायलेंस का जस्टिफिकेशन मत दीजिए, बस इतना ही मैंने इस डिबेट में कहा है। प्रेम शुक्ला जी, जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान भी कश्मीर बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीरी हैं उसमें, बिल्कुल कहती हूं। मैंने स्पेशल रिपोर्ट्स किए हैं, उन पर स्पेशल रिपोर्ट्स किए। सलमान निजामी, वो इस देश के लिए कुर्बानी देते हैं, इसीलिए टारगेट किया जाता है उन्हें। वो इस देश की बात करते हैं, इसलिए मारा जाता है उन्हें। कौन उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है? किसने उठाया उनकी देशभक्ति पर सवाल? कहां सुनाई दिया आपको ये सवाल? सवाल है ये, सवाल है ये। मैंने जवाब दिया है। आप नहीं, आप जम्मू कश्मीर पुलिस को ला रहे हैं बीच में। जम्मू कश्मीर पुलिस के कमिटमेंट पर, उनकी देशभक्ति पर कौन सवाल उठा रहे हैं? आप लोग ऐसी डिबेट क्यों कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है? यहाँ पे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए डिबेट हो रही है, या सरकार से जो सवाल है सुरक्षा को लेकर, भरोसे को लेकर जो सवाल है उस पर डिबेट हो रही है? अरे मैडम, मैं बीजेपी को कर रहा हूँ, आप जवाब दे रही हैं। अरे सर सुनिए ध्यान से,
बीजेपी जवाब देगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। लेकिन अगर आप डिबेट को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएंगे सलमान निजामी, तो मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा कि यहां पर मैं कश्मीरियों को सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करती हूं या उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रही हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ मॉडरेटर एंड आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, सो लेट मी डू दैट माय ड्यूटी। यू हैव रेज्ड अ क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, टेक द आंसर फ्रॉम बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव प्रेम शुक्ला जी। जी अदिति जी, जम्मू एवं कश्मीर का हर नागरिक और हर नागरिक की सुरक्षा करना ये सरकार का दायित्व है। उसमें जो है जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों में भेद अभेद करने का दुष्कर्म 70 वर्षों तक हुआ, लेकिन आज जम्मू एवं कश्मीर के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति हमारा दायित्व है और हमने आतंकवाद को नियंत्रित किया। जैसा आदरणीय अमित रैना जी ने भी कहा और आदरणीय वैद जी ने भी कहा कि जो नाव ही है, नाव ही क्या है आतंकवाद की? नाव ही है आतंकवाद की जो जिहाद को प्रेरित करके प्रायोजित करके भेजा जाता है। तो उसका समूल नाश करना, जब तक उसका समूल नाश नहीं होता है तब तक ये टारगेटेड किलिंग हो रही है। उस टारगेटेड किलिंग को भी रोकने के लिए रणनीति निश्चित तौर पर सरकार बना रही है, लेकिन आतंकवाद का समूल नाश और जम्मू एवं कश्मीर का समग्र विकास, यही जो है जम्मू एवं कश्मीर की समस्या का मूल इलाज है और वो करने के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार संकल्प। प्रेम शुक्ला जी, उनका जो सवाल है वो ये कह रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं सिक्योरिटी देने में। बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हर नागरिक को सुरक्षा जो है, हर व्यक्ति को सुरक्षा, उसके सुरक्षा का असेसमेंट करके पुलिस और सुरक्षा बल देते हैं। अब उसमें भेद अभेद जो है इनको लग सकता है, लेकिन आदरणीय वैद्य जी जानते हैं और हर सुरक्षा बल को जानने वाला जानकार जानता है कि किसी की भी सुरक्षा को तब जारी की जाती है जब उसका बाकायदा असेसमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ उसका बाकायदा जो है एसओपी है, उस एसओपी के अनुकूल ही लोगों को सुरक्षा दी जाती है। जिसकी सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा उसको सुरक्षा दी जाएगी। सलमान निजामी, उसके बाद वैद सर, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, इनको नॉलेज नहीं है। अगर आप मैं आपको खुद कहता हूं, आप एक चैनल जो है आप जाइए वहां देखिए सिक्योरिटी इन्होंने किसको दी है। अब अगर सिक्योरिटी दी होती तो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे होते। इस वक्त उन पे लाठियां बरसाई जाती और सुनाई नहीं दे, कोई सुन नहीं रहा है। आज आप डिबेट करेंगी फिर लोग भूल जाएंगे, फिर एक और किलिंग होगी, फिर एक और डिबेट होगा। ये तो आपका ट्रेंड बन चुका है। सीरियसली तो है नहीं सरकार में। आप डिबेट पे डिबेट करेंगे लेकिन रूट काज जानने की कोशिश ही नहीं कोई कर रहा है। आज किलिंग हो गई, 10 दिन के बाद एक और किलिंग होगी, डिबेट होगी, हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, आपकी भी टीआरपी बनेगी, हम भी अपनी राजनीति करेंगे। सलमान निजामी, मैं टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करती हूँ। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर बीते 1 साल में ग्राउंड पर गई हूं मैं, मेरे रिपोर्ट्स आप देखिएगा। डिबेट, टीआरपी, ये सस्ती भाषा, ये हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा ताल ठोके में, क्योंकि हम ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। एसपी वैद साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका लूंगी। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो सिक्योरिटी होती है, मेरा तजर्बा तो यही कहता है कि थ्रेट परसेप्शन और उसके सिक्योरिटी पर तो यहाँ पर सियासत हो रही है ना, आप देख ही रहे हैं इस डिबेट में। जी। दूसरा, जो कश्मीरी पंडितों का इशू है बहुत जेन्युइन है, मैं पूरा उनके कंसर्न को समझता हूँ। और जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में लोग लगाए हैं, अगर आप उनको गांव-गांव में टीचर लगाएंगे तो कहीं दूर दराज इलाकों में, चाहे साउथ कश्मीर और दूसरे इलाके, वो मारे जाएंगे, एक एक करके टारगेट हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ इस पे सरकार को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव या एलजी मनोज सिन्हा साहब को इनसे खुद बात करनी चाहिए और इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। हमारे लिए ये सबसे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुखती रह गया, इसको हमें बचाना जरूरी। अमित रैना, 20 सेकेंड्स। देखिए, जोना राजा अपनी राजतरंगिणी में कहते हैं कि जब तक कश्मीर में तुर्क दर्शन यानी जिहाद और गजवा हिंद की सोच रहेगी तब तक ये समस्या होती रहेगी। दूसरी मेरी विनती है कि सरकार इसको एक्नॉलेज करे ऑफिशियल लेवल पे, और पिछले 2 महीने से हम एलजी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमें मिलने का अवसर दिया जाए, आज तक नहीं आया। तो अगर आप चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं वापस आए, कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षा मिले, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी वो इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। मैं आज विनती करता हूं आपके माध्यम के थ्रू कि प्लीज भाजपा के प्रवक्ता जस्ट सेड कि जो जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो एसेस किया जाता है कि क्या
जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको थ्रेट है कि नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता साहब को कि क्या आपको लगता है कश्मीरी पंडित्स जिनकी टारगेट किलिंग हर दिन हो रही है उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है? क्या आपको लगता है मुझे इस डिबेट को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको वक्त दिया था एक क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।